नमस्कार साथियों। राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन के क्षेत्र में जो चुनौतियां आईं, सरकार द्वारा उन चुनौतियों का किस प्रकार से सामना किया गया और उनका जो समस्याएं उनके समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए, उस पर चर्चा हमने अपने पिछले व्याख्यान में भी की। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं तो हम देखते हैं कि जब हिंदी में कार्य प्रारंभ हुआ, चाहे विधि क्षेत्र में, संसदों में भी, क्योंकि सभी काम अंग्रेजी में हो रहा था और फिर उसका अनुवाद हिंदी में किया जा रहा था, या सरकारी कार्यालयों में अंग्रेजी में कार्य हो रहा था और उनका हिंदी में अनुवाद हो रहा था, तो हिंदी में मुद्रण क्षमता कम थी, प्रकाशन की सुविधा उतनी नहीं थी। मुद्रण निदेशालय में पहले हिंदी मुद्रण क्षमता केवल 400 पृष्ठ प्रतिदिन की थी। फिर सरकार द्वारा अनेक प्रयास किए गए और मुद्रण निदेशालय ने मुद्रण की क्षमता बढ़ाते हुए अब ये क्षमता बढ़ करके 1200 पृष्ठ प्रतिदिन तक पहुंच गई है। तो अभी और भी आवश्यकता है मुद्रण क्षमता को बढ़ाने की, परंतु पहले से पर्याप्त विकास हुआ है और सरकार के द्वारा, मंत्रालयों द्वारा, सरकारी कार्यालयों द्वारा निरंतर हिंदी के प्रचार प्रसार में, हिंदी में कार्य करने के लिए प्रयास किए चले जा रहे हैं। और राजभाषा विभाग द्वारा हिंदी के प्रगामी विकास हेतु विभिन्न समितियों का भी गठन किया जाता है और ये समितियां क्षेत्रीय स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर निरीक्षण परीक्षण करती हैं कि हिंदी का प्रचार प्रसार किस स्थिति में हो रहा है, सरकारी कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग का स्तर कितना है और उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जाती है। विभिन्न समितियां उनका मूल्यांकन करती हैं और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती हैं। इसके लिए राजभाषा विभाग द्वारा केंद्रीय हिंदी समिति का गठन किया गया। हिंदी सलाहकार समितियां बनाई गई जिसमें राज्यसभा के सांसद भी रहते हैं, मंत्रालय के सांसद भी रहते हैं और हिंदी अधिकारी, हिंदी विशेषज्ञ भी रहते हैं और वे निरीक्षण परीक्षण द्वारा अपनी परामर्श देते हैं कि किस प्रकार से हिंदी का प्रचार प्रसार बढ़ाया जा सकता है। और राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन भी राजभाषा विभाग द्वारा किया जाता है और ये सभी समितियां समय समय पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती रहती हैं और जिनके आधार पर आगे सरकार द्वारा नवीन कदम उठाए जाते हैं न हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु। जैसे संसदीय राजभाषा समिति का जब गठन किया गया और उसने सुझाव दिया और ये सुझाव उस समिति द्वारा दिया गया अप्रैल 2017 में और उस समय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने संसदीय राष्ट्रभाषा की सिफारिश को स्वीकार कर लिया। उन्होंने सुझाव दिया था कि राष्ट्रपति और ऐसे सभी मंत्रियों और अधिकारियों को हिंदी में ही भाषण देना चाहिए और बयान जारी करने चाहिए जो हिंदी पढ़ और बोल सकते हो। तो ये सिफारिश उस समय स्वीकार कर ली गई 2017 में और तब से हम देखते हैं कि अधिकांशतः जो हमारे मंत्री हैं, अधिकारीगण हैं, वो हिंदी में ही भाषण देने। और वर्तमान सरकार तो हिंदी के प्रचार प्रसार में, सरकारी कार्यालयों में हिंदी को प्रयोग करने के लिए निरंतर संकल्पबद्ध है और मोदी जी जहाँ भी जाते हैं वो हिंदी में ही भाषण देते हैं। विदेशों में भी हिंदी की व्याप्ति बढ़ रही है, तो वैश्विक स्तर पर हिंदी के पर प्रचारित प्रसारित करने का कार्य हमारे हिंदी शिक्षकों द्वारा, हिंदी अधिकारियों द्वारा, मंत्रियों द्वारा, राजनेताओं द्वारा निरंतर किया जा रहा है। और व्यवहारिक स्तर पर हम जब बात करते हैं तो हिंदी का प्रचार प्रसार बहुत अधिक बढ़ा है, हिंदी का विस्तार हुआ है और इसके विस्तार में बहुत बड़ा योगदान हमारे हिंदी सिनेमा को रहा,
हमारे मीडिया को रहा, क्योंकि जो न्यूज़ चैनल पहले अंग्रेज़ी में समाचार देते थे या अंग्रेज़ी में खेल की कमेंट्री आती थी, वे सब अब हिंदी की ओर प्रेरित हो गए हैं। व्यापार की भाषा हिंदी बन गई है। वाणिज्य व्यापार, जितनी भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में आई तो उन्होंने प्रारंभ में अंग्रेज़ी में अपना विज्ञापन प्रसारित किया, परंतु जब देखा कि भारत में बहुसंख्यक हिंदी भाषी हैं तो उन्होंने भी अपने कर्मचारियों को, अपने अधिकारियों को हिंदी सीखने के लिए प्रेरित किया और उनके द्वारा जितने भी विज्ञापन दिए गए वे सब हिंदी में दिए जा रहे हैं। तो वाणिज्य व्यापार के क्षेत्र में हिंदी ने पर्याप्त विकास किया है। मीडिया के क्षेत्र में जैसे जो चैनल पहले अंग्रेज़ी को बढ़ावा दे रहे थे वो अब सारे धीरे धीरे हिंदी की ओर आ गए हैं। और इसी तरह से समाचार पत्रों के, पत्रिकाओं की हिंदी में प्रकाशित पत्र पत्रिकाओं की संख्या भी बढ़ी है। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भी हिंदी में पत्रिकाओं का प्रचलन अब बढ़ा है। तो संपर्क भाषा के रूप में, एक व्यावहारिक भाषा के रूप में या वाणिज्य व्यापार के क्षेत्र में तो हिंदी का पर्याप्त विस्तार हुआ है। और वैश्विक स्तर पर हम देखते हैं तो हिंदी तीसरे स्थान पर है। 7,000 भाषाओं में हिंदी तीसरे स्थान पर है। परंतु अपने ही देश में, अपने ही सरकारी कार्यालयों में राजभाषा के रूप में हिंदी का जितना विकास होना चाहिए था, जितना प्रयोग होना चाहिए था, वे उतना नहीं हुआ है, वे अपेक्षाकृत कम हुआ है। उसके कारणों पर भी चिंतन करेंगे। कारण तो साथ साथ जब सरकार द्वारा उनके कारणों पर चिंतन किया गया तो उनको दूर करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों द्वारा अनेक प्रयास किए गए। तो सरकार द्वारा तो निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार द्वारा तो क्षेत्रीय स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर राजभाषा कार्यान्वयन का प्रयास किया जा रहा है। क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों की स्थापना की जा रही है। राजभाषा संबंधी निरीक्षण और नराकास, जो नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति है जिसका निर्माण किया गया, इनकी निरंतर बैठकें होती रहती हैं और इनके द्वारा निरंतर राजभाषा नीतियों का अनुपालन सुनिश्चित कराना उद्देश्य रहता है। तो ये क्षेत्रीय जो कार्यान्वयन कार्यालय हैं, ये भी निरंतर सरकारी कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए संकल्पबद्ध रहते हैं। और राजभाषा का कार्यान्वयन विज्ञान के क्षेत्र में भी हो, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में ये कहा जाता है कि जो ज्ञान विज्ञान की भाषा है वे अंग्रेजी ही हो सकती है। ये एक मिथ है, ये एक पूर्वाग्रह है। वास्तव में विज्ञान के क्षेत्र में भी जब चीन में, जापान में, जर्मनी में विज्ञान की शिक्षा उनकी अपनी भाषा में हो सकती है, तो भारत जैसे एक विशाल देश में अपनी भाषा में विज्ञान की शिक्षा क्यों नहीं हो सकती। तो इसके लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR, इनके द्वारा विज्ञान को हिंदी में लाने के लिए अनेक सार्थक प्रयास किए गए। हिंदी में लगभग 5,000 पृष्ठों में 10 खंडों में भारत की संपदा नामक सचित्र वैज्ञानिक विश्वकोश का प्रकाशन किया गया, जिससे विद्यालय स्तर पर, विश्वविद्यालय स्तर पर और शोध के क्षेत्र में हिंदी में कार्य करने में सुविधा हो सके। इस विश्वकोश में भारत के प्राकृतिक पदार्थों, वनस्पतियों, खनिजों एवं प्राणियों के विषय में वैज्ञानिक तथ्यों से परिपूर्ण जानकारी पूर्णतया हिंदी में प्रदान की गई है। हिंदी में पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन, विज्ञान की पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा किया जा रहा है। परिषद द्वारा मानव के लिए उपयोगी
वनस्पतियों और प्राणियों के वंश, उनकी जाति के नामों का कोश प्रकाशित किया गया है। इस कोश में जीव विज्ञान के लगभग 1100 वंश तथा जातियों के अंग्रेजी तथा लैटिन उच्चारण देवनागरी में दिए गए हैं। तो इस तरह से विज्ञान के क्षेत्र में भी हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किया जा रहा है। और तकनीकी क्षेत्र में, क्योंकि तकनीकी क्षेत्र में भी हिंदी का प्रचार प्रसार बढ़े, हिंदी का विकास हो, तो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE ने मई 2018 में हिंदी माध्यम से इंजीनियरिंग की शिक्षा की अनुमति दे दी। और जो ये मिथ है कि उच्च स्तरीय शिक्षा, चाहे वो ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में हो, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हो, वो हिंदी से नहीं हो सकती, इस मिथ को, इस पूर्वाग्रह को तोड़ने के लिए इस अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा 2018 में ये अनुमति प्रदान की गई कि हिंदी माध्यम से शिक्षा दी जा सकती है। और उसका परिणाम ये है कि 2022 से हिंदी में इंजीनियरिंग की शिक्षा का प्रारंभ हो गया है। मेडिकल और नर्सिंग की शिक्षा भी हिंदी में प्रारंभ हो गई है। और भोपाल में हिंदी में मेडिकल की शिक्षा का शुभ आरंभ हो गया है। तो इस तरह से हिंदी में शिक्षा का उच्च स्तरीय, चाहे वो मेडिकल की शिक्षा है, प्रौद्योगिकी की शिक्षा है, इंजीनियरिंग आदि की शिक्षा है, उसका शुभ आरंभ हो गया है। तो हमारा हिंदी राजभाषा के रूप में कार्यान्वयन के क्षेत्र में भविष्य उज्जवल ही दिखाई देता है। और इसी तरह से हमारी जो न्यायालय की भाषा, वे निरंतर अंग्रेजी भाषा रही। उससे पूर्व फारसी में ही न्याय की रहा। मुवक्किल शब्द देखते हैं, वकील शब्द देखते हैं, कानून शब्द आदि तो सारे फारसी के शब्द रहे। और जब ब्रिटिश साम्राज्य आया और न्यायालय की भाषा अंग्रेजी कर दी गई, तो तब से उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में, क्षेत्रीय न्यायालयों में अंग्रेजी में ही कार्य हो रहा है। परंतु जुलाई 2019 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने सभी निर्णयों का हिंदी या अन्य 5 भारतीय भाषाओं में अनुवाद प्रदान करना भी प्रारंभ कर दिया है, जो एक सराहनीय कदम है। असमिया, कन्नड़, मराठी, ओडिया और तेलुगु, इन 5 भारतीय भाषाओं में और या हिंदी में अनुवाद भी होगा, क्योंकि ये हमारे देश की एक बहुत बड़ी विडंबना रही है। जो आरोपी है वह भी अंग्रेजी भाषा नहीं जानता, और जो न्याय आया है, जो उसका निर्णय आया है, वह भी अंग्रेजी भाषा में है। वकील क्या बोल रहा है, जज उसका क्या निर्णय दे रहा है, जो मुवक्किल है उसको पता ही नहीं है, और वे उस अंग्रेजी भाषा में दिए गए उस निर्णय को स्वीकार करने के लिए बाध्य हो जाता है। तो कई बार अपराध न होने पर भी भाषागत व्यवधान के कारण वे अपनी बात स्पष्ट रूप से नहीं कह पाता है। तो इसलिए अब न्यायालयों में ये निर्णय लिया गया है कि जो कोर्ट का निर्णय होगा वो हिंदी में और अन्य भारतीय भाषाओं में भी अनुवाद के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा, ताकि उसको जनता जो है वो समझ सके। और वर्तमान सरकार द्वारा जो नई शिक्षा नीति 2020 आई है, उसमें मातृभाषा और हिंदी को विशेष महत्व देने की अनुशंसा की गई है। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा ही रखने के लिए प्रावधान रखा गया है, क्योंकि अपनी मातृभाषा में ही हम निर्णय लेने में स्वतंत्र रहते हैं, अपनी मातृभाषा में ही हम चिंतन करते हैं, आत्मविश्वास अपनी भाषा में ही आता है। और विदेशी भाषा से हम में आत्मविश्वास की कमी होती है, हीनता का बोध होता है। तो इसलिए अपने यहाँ शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा ही रखा गया है। तो ये नई शिक्षा नीति 2020 जो मातृभाषा को और हिंदी भाषा को प्रोत्साहन दे रही है,
जब ये पूर्णतया लागू होगी तो आगे चल कर के राजभाषा कार्यान्वयन में भी किसी प्रकार का भी व्यवधान नहीं रहेगा। और 2018 में संयुक्त राष्ट्र में हिंदी परियोजना प्रारंभ की गई। इसका उद्देश्य विश्व भर के लाखों हिंदी भाषियों के मध्य वैश्विक विषयों के बारे में जागरूकता फैलाना था। और उसी का परिणाम ही हम देखते हैं। जून 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पहली बार हिंदी भाषा से जुड़े भारत के प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिसमें कहा गया था कि संयुक्त राष्ट्र के सभी जरूरी कामकाज और सूचनाओं को इसकी आधिकारिक भाषाओं के अलावा हिंदी में भी जारी किया जाए। तो इसलिए संयुक्त राष्ट्र महासभा में जो भी निर्णय लिए जाते हैं, जो भी प्रस्ताव पारित होते हैं, वे सब अब उनकी आधिकारिक भाषाओं के अतिरिक्त हिंदी भाषा में भी जारी किए जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा कदम है और ये हिंदी की विश्व व्याप्ति को भी सूचित करता है। और अब हम मित्रों बात करते हैं कि 1949 में हमारा संविधान बना, जहाँ हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई। और उसके पश्चात 1950 में वे लागू भी हो गया और तब से निरंतर सरकार द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन हेतु अनेक प्रयास किए गए, जिसकी चर्चा अभी हमने निरंतर की है। पर फिर भी क्या कारण है कि राजभाषा कार्यान्वयन उस रूप में हिंदी में नहीं हो रहा, सरकारी कामकाज हिंदी में उस रूप में नहीं हो रहा जिस रूप में होना चाहिए था? उसके पीछे क्या कारण रहे हैं और उसका क्या समाधान हो सकता है? सरकार द्वारा तो अनेक प्रयास किए गए, पर जब तक जनता में जागृति नहीं आएगी, जब तक सरकारी कर्मचारियों में, कार्मिकों में उन जागृति नहीं आएगी, अपनी भाषा के प्रति सम्मान का, स्वाभिमान का भाव जागृत नहीं होगा, तब तक पूर्णतया राजभाषा कार्यान्वयन नहीं हो सकता। प्रारंभ में 15 वर्ष का समय रखा गया था, पर कुछ राजनीतिक कारण कहे जा सकते हैं, कुछ ऐसे नेताओं के निजी स्वार्थ होने के कारण वे समय बढ़ता चला गया। और सरकार द्वारा अनेक, उसके पश्चात हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए, राजभाषा के कार्यान्वयन के लिए अनेक नियम, अधिनियम भी बनाए गए। 1962 में एक नियम बनाया गया, जिसमें 1967 में सुधार किया गया। फिर 1976 में राजभाषा अधिनियम बना। 1987 में उसमें अनेक परिवर्तन, संशोधन किए गए। तो अनेक नियम, अधिनियम होते हुए भी, अनेक प्रावधान होते हुए भी सरकार के द्वारा अनेक प्रयास किए जाने पर भी राजभाषा का कार्यान्वयन पूर्ण रूप से हो, जनता को इसके लिए क्या करने की आवश्यकता है, इसके विषय में हम कुछ सुझाव की बात करते हैं। तो सबसे पहले आवश्यक है अपनी सोच और अपनी गुलाम मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है। जो एक ये हमारी मानसिकता बन गई है कि सरकारी कार्य अंग्रेजी भाषा में ही हो सकता है, तो इस गुलाम मानसिकता को परिवर्तित करने की आवश्यकता है। अपनी भाषा के प्रति जो एक हीन भावना है, उसका त्याग करने की आवश्यकता है। हम संपर्क के रूप में अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं। हम बाज़ार में सब्ज़ी खरीदने जाते हैं, फल खरीदने जाते हैं, कुछ भी सामान लेने जाते हैं, अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं। और जब कार्यालय में बैठते हैं, सरकारी कामकाज करने लगते हैं, तब हम सरकारी अंग्रेज़ी भाषा का प्रयोग करते हैं। तब हम कह देते हैं कि हिंदी में हमें काम करना नहीं आता। तो ये, और हिंदी में हम काम करेंगे तो हमारा उपहास होगा, हमारे सहकर्मी क्या कहेंगे। तो ये जो एक संकोच है, ये जो एक हीन भावना है, इसका परित्याग करने की आवश्यकता है।
और सबसे अधिक आवश्यकता है अपनी भाषा के प्रति अभिमान रखने की, स्वाभिमान जागृत करने के लिए। क्योंकि किसी भी राष्ट्र का स्वाभिमान उसकी अपनी भाषा होती है और प्रत्येक देश अपनी भाषा में ही अपना सरकारी प्रशासन का कार्य करता है, तो हम अपने देश में क्यों नहीं कर सकते? तो स्वभाषा के प्रति स्वाभिमान होना चाहिए। और एक सबसे बड़ी बाधा जो राजभाषा कार्यान्वयन में आती है, वह आती है कि राजभाषा का कार्यान्वयन मौलिक रूप से नहीं हो रहा, अनुवाद के माध्यम से हो रहा है। पहले सभी पत्र, सभी आदेश अनुदेश, सभी संविदा आदि शर्तें आदि अंग्रेजी में तैयार किए जाते हैं और बाद में उनका हिंदी अनुवाद अनुवादक के द्वारा किया जाता है। तो जब तक अनुवाद के माध्यम से सरकारी कार्य होता रहेगा, तब तक उसमें जटिलता रहेगी, उसमें सहजता नहीं रहेगी। तो अनुवाद की अपेक्षा मौलिक लेखन पर बल दिया जाना चाहिए। हिंदी में चिंतन और लेखन की आवश्यकता है। केवल अनुवादक जब अनुवाद करता है तो आवश्यक नहीं है कि उसे उस विषय का भी पूर्ण ज्ञान हो। उसे भाषा पर तो अधिकार है, पर विषय का ज्ञान ना होने के कारण वे अनुवाद कई बार उचित नहीं कर पाता है, वो अनुवाद सटीक नहीं हो पाता है। वे पारिभाषिक शब्दावली को देख करके उन शब्दों को रख देता है जो व्यवहार में प्रयोग में नहीं लाने जा रही है। तो जिसके कारण कर्मचारियों को हिंदी में कार्य करने में कठिनाई का अनुभव होता है। और दूसरा, अभ्यास की कमी है। अभ्यास जितना अधिक होगा उतना ही ज़्यादा भाषा में सहजता आती चली जाती है। जब फारसी से अंग्रेजी में हस्तांतरण, सर्वप्रथम राजभाषा हमारी संस्कृत थी, तो संस्कृत से जब सारा राजकार्य हो रहा था तो कोई कठिनाई नहीं हो रही थी। बोलचाल की भाषा भले ही उस समय अन्य प्राकृत और अपभ्रंश हो चुकी थी, परंतु राजभाषा संस्कृत ही रही। और फिर आगे चल कर के राजभाषा जब फारसी बनी तो बोलचाल की संपर्क की भाषा तो उस समय विभिन्न क्षेत्रीय बोलियां रही, ब्रज थी, अवधी थी, मैथिली थी, भोजपुरी आदि थी। परंतु मुगल शासक होने के कारण, चाहे मुगल शासकों की अपनी भाषा अरबी थी, उनकी पुर्तगाली थी या तुर्की आदि भाषाएं थी, पर राजभाषा फारसी चलती रही तो कठिनाई नहीं हुई। इसी तरह से ब्रिटिश शासक जब आए तो राजभाषा अंग्रेजी बनी, पर व्यवहार में तो हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं का प्रचलन रहा। तो जब राजभाषा परिवर्तित हुई, अब राजभाषा अंग्रेजी जैसे जब हिंदी आ गई, तो हिंदी में कार्यान्वयन में परेशानी सबसे अधिक यही गुलाम मानसिकता की है। एक अभ्यास की कमी है। अभ्यस्त हो गए हैं अब अंग्रेजी में काम करने की, और शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो जाने से वो अंग्रेजी में पढ़ कर के उच्च अधिकारी आते हैं और उन्हें हिंदी में कार्य करने का अभ्यास नहीं रहता। तो इसलिए हिंदी में अभ्यास होना आवश्यक है। और सरकारी कार्मिकों, प्रशासक वर्ग, वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं, शिक्षकों, लेखकों, राजनेताओं, सभी को हिंदी लेखन को एक मिशन के रूप में, एक आंदोलन के रूप में लेना होगा। और राष्ट्रीयता की भावना से युक्त होकर जब तक हम अपना सारा काम दृढ़ निश्चय और संकल्प के साथ हिंदी में नहीं करेंगे, तब तक समाज और राष्ट्र की प्रगति संभव नहीं है। इसलिए हिंदी दिवस, हिंदी पखवाड़ा, हिंदी मास मनाने का हमारा जो एक उद्देश्य है, वो केवल एक दिखावा मात्र बनकर ना रह जाए, वे उसका क्रियान्वयन भी हो। तो ये तभी संभव है जब हम राजभाषा के रूप में हिंदी को पूर्ण रूप से सभी क्षेत्रों में कार्यान्वित कर पाए, उसका प्रयोग कर पाए और हिंदी में विकास कर पाए। तभी हमारे समाज की
राष्ट्र की प्रगति होगी। धन्यवाद।